डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव, मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों की बात मानी, लेकिन राजनीतिक दल संतुष्ट नहीं। जिस प्रकार से मेरा आधार कार्ड मेरा है वो आपका नहीं हो सकता, उसी प्रकार से मेरा एपिक कार्ड के ऊपर किसी दूसरे, तीसरे, चौथे का नाम कैसे आ सकता है। यूपी के संभल में होली के दिन ढकी जाएंगी मस्जिदें। किसी भी प्रकार की भावनाएं आहत न हो, इस संदर्भ में दोनों पक्षों से वार्ताएं कर ली गई हैं और शीघ्र ही इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। नेपाल में लोकतंत्र के खात्मे और राजशाही को बहाल करने की बढ़ी मांग। गणतंत्र के नाम में जो लूट तंत्र मचा रखा है, इससे आजित होकर जनता जो है अभी हिंदू राष्ट्र सहित का राष्ट्र संस्था का मांग करके सड़क में आंदोलित है। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। बिहार विधानसभा में राबड़ी देवी और नीतीश के बीच तीखी बहस। राबड़ी ने कहा, भांग खाकर आते हैं विधानसभा, सदन में करते हैं महिलाओं की बेइज्जती। तेजस्वी ने नीतीश से मांगा इस्तीफा। जेडीयू ने कहा, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया नीतीश ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया संभल की मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई के आदेश। कहा, ढांचे को नहीं पहुंचना चाहिए कोई नुकसान। राजौरी में सीमा पार से फायरिंग, एक जवान घायल, स्नाइपर अटैक हुआ। एलओसी पर ब्लास्ट की भी खबर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस का नया संसद भवन बनाने में मदद करेगा भारत। बलूच लड़ाकों के कब्जे में अभी भी 59 बंधक। पाकिस्तानी अफसर बोले, विद्रोही बम लगे जैकेट पहने हुए हैं, इससे रेस्क्यू में मुश्किल आ रही है। अब तक 27 लड़ाके मारे गए। और जेलेंस्की 30 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार। अमेरिका यूक्रेन में 8 घंटे चली बैठक। अब रूस की सहमति का इंतजार। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की लगातार आ रही शिकायतों के बीच भारत के चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक कुछ सुझाव मांगे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि सभी राज्यों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ राजनीतिक दलों के साथ नियमित संवाद करें और 31 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अलावा चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की भी योजना बनाई है। पूरे ब्यौरे के साथ हैं अंशिता। 2 दिन पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों में हो रही बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए इस पर सदन में चर्चा की मांग की, तो साफ हो गया कि अब इस मुद्दे पर रार बढ़ने वाली है। चुनावी प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही विपक्षी दलों के निशाने पर था। लगातार शिकायतें हो रही थी, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई ठोस जवाब तक नहीं मिल रहा था। लेकिन मंगलवार को इन आरोपों को लेकर बीजू जनता दल भी आयोग के पास गया और उससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो चुनाव आयोग पर धरने तक की चेतावनी दी थी। नतीजा ये हुआ कि चुनाव आयोग अब इस मामले में अपनी गलतियां भी मान रहा है और इन पर कार्रवाई का भरोसा भी दे रहा है। हालांकि विपक्षी दलों को अभी भी चुनाव आयोग के इस भरोसे पर भरोसा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन कहती है कि 90 दिन में हम इसको करेंगे। क्या इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि कितने डुप्लीकेट एपिक कार्ड्स हैं? तभी वह एक निर्धारित समय दे रही। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एक एपिक कार्ड जो किसी दूसरे राज्य का हो, जिस प्रकार से मेरा आधार कार्ड मेरा है वो आपका नहीं हो सकता, उसी प्रकार से मेरा एपिक कार्ड के ऊपर किसी दूसरे, तीसरे, चौथे का नाम कैसे आ सकता है। मंगलवार को बीजू जनता दल ने भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी। कई मौकों पर मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में मददगार रहे और कभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल भी इस मुद्दे पर अब इंडिया गठबंधन के साथ दिख रहा है। बीजेडी ने चुनाव आयोग से चुनाव प्रक्रिया की कैग या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिट करवाने की भी मांग की है। पार्टी नेता सस्मित पात्रा कहते हैं, चर्चा 3-4 बिंदुओं पर हुई कि संपूर्ण तरह से एंटायर प्रोसेस का एक ऑडिट होना चाहिए।
दूसरा, जब प्रोसेस चल रहा हो रियल टाइम ऑडिट होना चाहिए चुनावों के समय। तीसरा, जो वीवीपैट्स हैं वो वीवीपैट का जो स्लिप्स आते हैं उसकी भी संपूर्ण तरह से काउंटिंग होनी चाहिए। उसके अलावा इससे 2 महीने पहले भी हम लोग गए थे जहां पर हमने कहा था कि वोटर टर्नआउट जो होता है शाम को 5:30-6 बजे एक सर्टेन रिजल्ट दिखाता है, एक आध दिन बाद अचानक उसमें 8-10% की वृद्धि होती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उस पर वो मनन करेंगे, देखेंगे और उसके बाद जो है उसका उत्तर देंगे। बीजेडी से पहले कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और आम आदमी पार्टी समेत इंडिया अलायंस के कई सहयोगी दलों ने भी इसी तरह की शिकायतें चुनाव आयोग में की हैं। महाराष्ट्र में दावा किया गया है कि राज्य में कुल वयस्क आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स थे। तीनों पार्टियों ने दावा किया है कि मई में हुए लोकसभा चुनाव और नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव और मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की बात स्वीकार की, लेकिन एक बात यह भी सही है कि अब तक ऐसी तमाम शिकायतों की चुनाव आयोग ने अनदेखी भी की है और विपक्ष की शिकायतों का निराकरण करने की बजाय उन्हें ही झूठा और गलत साबित करने की कोशिश की। लेकिन अब शिकायतें सुनने ही नहीं बल्कि उनके निराकरण का भी आश्वासन दे रहा है आयोग। इस बदलाव की वजह क्या है, यही सवाल पूछा मैंने वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन से। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो ज्ञानेश कुमार जी बात कर रहे हैं, राजीव कुमार बात नहीं कर रहे थे, एक डायलॉग खुला है, तो अच्छी बात है ये। अब ये डायलॉग क्यों खुला है, सवाल आपका ये है। देखिए, आरोप जो लगे हाल फिलहाल, वो आरोप बहुत गंभीर आरोप है, कन्विंसिंग आरोप है, किसी को भी समझ में आने वाले आरोप हैं। वीपी हाउस के 2 कमरे के फ्लैट में 80 मतदाता अगर होंगे, एक बिल्डिंग राहुल गांधी ने कहा कि शिरडी में है जहाँ कई हजार मतदाता थे, तो या जिस तरीके से अरविंद की बनारस वाली लिस्ट जो वायरल हो रही है, वो बनारस की लिस्ट वायरल हो रही है कि उनके कितने बच्चे हैं, तो ये 1-2 एग्जाम्पल हैं, लेकिन बड़े कन्विंसिंग आरोप हैं। और दूसरा कि ईवीएम बहुत बदनाम हुई है पिछले कुछ 10 वर्षों में, तो जनता का विश्वास जो है, जनता तक ये बातें गई हैं। आज भी अगर आप सड़क पे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, किसी भी हिंदुस्तान के किसी कोने में जाए और ईवीएम की आप बात करेंगे, तो लोग ईवीएम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर संदेह का घेरा है, सवाल खड़े हैं, बहुत ही गंभीर सवाल है। राजीव कुमार ने इन सवालों को और मजबूत किया अपनी कार्यशैली से, कि जिस तरीके से बिल्कुल पक्षपातपूर्ण और वो पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्षों को, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे व्यक्ति को किस तरीके का जवाब वो दे रहे थे, इन सब चीज़ों ने एक माहौल तो बनाया है कि बातचीत होनी चाहिए। ये वजह ज़्यादा है कि दबाव है, पार्लियामेंट में बात आ रही है, मीडिया में बात है, लेकिन सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, पॉलिटिकल पार्टीज की रैली में ये बात आई है। दूसरा एक बात और मैं ऐड कर दूँ इसमें कि देखिए, ये बात 2017 में जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के, वहाँ से बात उठ के आई बड़े पैमाने पर, ईवीएम के सवाल खड़े हुए और कई चुनाव में इस तरीके के सवाल खड़े हुए, लोकसभा के चुनाव में सवाल खड़े हुए। कांग्रेस का रवैया बड़ा ढुलमुल रहता था, विरोध करना है नहीं करना है, तो कांग्रेस बहुत ही कन्विंसिंग तौर पे इलेक्टोरल जो माल प्रैक्टिसेस है, जो चुनावी धांधली है, खासकर ईवीएम के मुद्दे पर नहीं आती थी। बड़े लोगों को इसका फ्रस्ट्रेशन भी होता था। अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो नई कांग्रेस है, उसने इस मुद्दे को बड़ा किया है, और जब एक राष्ट्रीय पार्टी मामले को उठाती है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। एक चीज़ और देखने में आई है प्रशांत जी इसी मुद्दे पर कि चुनाव आयोग, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि टोन डाउन हुआ है और बात कम से कम बात करने को तो तैयार है, लेकिन ये देख रहे हैं कि विपक्षी दलों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। यानी इस दौरान आयोग जैसी संवैधानिक संस्था ने इतना भरोसा खो दिया है कि अब अगर वो कुछ मौका देने की कोशिश कर भी रहे हैं तो भरोसा नहीं हो रहा है कि कुछ करेगा या फिर केवल टाल मटोल करने की कोशिश हो रही है। ये भरोसा कैसे वापस लाएगा? भाई, भरोसा वापस तभी आएगा कि जब आप मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएं। मैं बात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या डी राजा या स्टालिन या तेजस्वी यादव की नहीं कर रहा हूँ। आम मतदाता को ये भरोसा हो
कि उसने जिसको वोट दिया उसका वोट गिना गया, उसके वोट के हिसाब से वो नतीजे घोषित हुए हैं। अब ये जो मौका है, इलेक्शन कमीशन बात सुन रहा है, 30 तारीख तक का समय दिया है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं या स्टेक होल्डर्स जो हैं वो जवाब दें, अपना अपना रिस्पांस दें, उसके आधार पर आगे बातचीत बढ़ेगी। तो अब बहुत सारे जिसको कहें कि पार्किंग लॉट में बहुत सारे इश्यूज जमा हो गए हैं। तो अब जब बातचीत हो रही है और क्योंकि इस वक्त आप माने कि एक लल पीरियड, एक शांति का समय है कि बिहार का इलेक्शन अभी 6 महीने 7 महीने दूर है, लोकसभा का इलेक्शन 2029 में होना है, तो इस दौरान इस टाइम को इस्तेमाल करके एक बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो पेंडिंग हो गए हैं, जो सवाल भी खड़े हुए हैं, उन सबका एक साथ निवारण हो, एक बड़ा एक जो है विमर्श जो है पूरे देश में हो पहली बात, और एक फ्रेमवर्क तय हो कि अगले 4 साल 5 साल में किस तरीके के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे। टीएन सेशन के बाद इस देश में चुनाव सुधार नहीं हुए, बहसें बहुत हो रही हैं, लेकिन चुनाव सुधार नहीं हुए। ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पिछले कुछ दिनों से यही मुद्दा चर्चा में है कि होली के दिन को ऐसा क्या किया जाए कि सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़ने पाए। दरअसल होली जुमे के दिन पड़ रही है। ये संयोग हालांकि हर जगह पर लागू होता है, लेकिन संभल आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। अब प्रशासन ने निर्णय लिया है कि होली के जुलूस वाले रास्तों पर पड़ने वाली मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाएगा। क्यों, बता रही हैं आंचल। संभल के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के बयान के बाद संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर अटकलें लगने लगी कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा ये सब। अनुज चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिन्हें रंग से दिक्कत है वो घर पर ही रहें, लेकिन प्रशासन को ये व्यवस्था रास नहीं आई। शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने के लिए तरीके ढूंढे जाने लगे और अब ये तरीका फाइनल हुआ है कि होली के जुलूस के रास्ते में आने वाली 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाएगा। संभल के एडिशनल एसपी शीश चंद्र ने बताया, संभल नगरीय क्षेत्र में जो परंपरागत मार्ग से परंपरागत जुलूस से होली का निकाला जाएगा, इसमें मार्ग में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों को दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ढका जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की भावनाएं आहत न हो। इस संदर्भ में दोनों पक्षों से वार्ताएं कर ली गई हैं और शीघ्र ही इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। होली के मौके पर मस्जिदों को तिरपाल से ढककर शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का तरीका यूपी में पहले भी आजमाया गया है। संभल में इस काम में पुलिस प्रशासन के साथ साथ लेखपालों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संभल में जामा मस्जिद को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। इस वजह से वहां पिछले दिनों हिंसा भी हो चुकी है। जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को संभल स्थित जामा मस्जिद में 1 सप्ताह के भीतर सफेदी कराने का निर्देश दिया है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। बात करें पड़ोसी देश नेपाल की, तो नेपाल में इन दिनों लोकतंत्र के खात्मे और राजशाही की वापसी की मांग हो रही है। पिछले दिनों नेपाल के पूर्व राजा किंग ज्ञानेंद्र शाह का काठमांडू में उनके हजारों समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। कुछ समर्थकों के हाथों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स भी देखने को मिले और इसे लेकर न सिर्फ नेपाल में बल्कि भारत में भी चर्चा हो रही है। पूरी रिपोर्ट के साथ हैं आराधना। पिछले दिनों नेपाल के पूर्व किंग ज्ञानेंद्र विक्रम शाह जब पश्चिमी नेपाल के अपने दौरे से लौटते हुए काठमांडू पहुंचे तो उनके हजारों समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। भीड़ इतनी थी कि एयरपोर्ट का मुख्य द्वार जाम हो गया। भीड़ नारे लगा रही थी, नारायण हिटी खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। नारायण हिटी नेपाल का रॉयल पैलेस है, जहां राजशाही के दौर में राजा रहते थे। भीड़ में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी RPP के सदस्य और कार्यकर्ता भी शामिल थे। 1990 के दशक में स्थापित RPP
अब राजशाही की बहाली की मांग का नेतृत्व कर रही है। भीड़ में मौजूद लोगों का कहना था, 63-64 का जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन का जो दौर था वो राजा को हटाने के लिए, ये इस हिंदू राष्ट्र को हटाने के लिए नहीं था। हिंदू गणतंत्र ले आकर के जो कि धर्म को जो है व्यापार इन लोग बनाए, जो जिस देश में जो स्वाधीनता जो था वो स्वाधीनता का नष्ट किए सब, उसके विरोध में आज हम लोग एक विश्व भर एक हिंदू राष्ट्र नेपाल और नेपाल राजतंत्र के हम लोग आवश्यक मानते हुए गणतंत्र जिस तरह से हम लोग मिलकर लेके आए। राजनीतिक दलों ने यहाँ पे जो गणतंत्र के नाम में जो लूट तंत्र मचा रखा है, इससे आजित होकर जनता जो है अभी हिंदू राष्ट्र सहित का राष्ट्र संस्था का मांग करके सड़क में आंदोलित है। पिछले चुनाव में एक सीट से संसद में अपनी जगह बनाने वाली आरपीपी के पास इस बार 275 में से 14 सीटें हैं। राजशाही समर्थक तमाम लोग उसके साथ हैं। नेपाल में अगला चुनाव 2027 में होना है। किंग ज्ञानेंद्र बीर विक्रम शाह 2008 में नेपाल में लोकतंत्र आने के बाद इस तरह सार्वजनिक रूप से न के बराबर दिखते थे। कुछ खास मौकों पर वो बयान जरूर जारी करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल में लोग सरकार से काफी निराश हैं और इसी से राजतंत्र के समर्थकों को मौका मिला है। रविवार को काठमांडू में ज्ञानेंद्र के स्वागत में आई भीड़ में से कुछ लोगों के हाथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाले पोस्टर थे। ऐसे में इन बातों की चर्चा भी हो रही है कि क्या इस आंदोलन में भारत की भी कोई भूमिका है। हालांकि इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे नेपाल राजघराने का योगी आदित्यनाथ से निजी संबंध है, ना कि इसमें भारत की किसी भूमिका को देखा जाना चाहिए। गोरखपुर के गोरखनाथ मठ से नेपाल राजघराने का पुराना संबंध रहा है। कुछ साल पहले योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में लोगों को संबोधित भी किया था। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। नेपाल में साल 2008 में वहां की संसद ने 240 साल पुरानी हिंदू राजशाही को खत्म करने के लिए मतदान किया था और इसके बाद देश एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में तब्दील हो गया। लेकिन इन 15 सालों में नेपाल में 13 सरकारें आ चुकी हैं और बताया जा रहा है कि देश के बहुत से लोग गणतंत्र से निराश हो गए हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। तो नेपाल में राजशाही की वापसी के लिए हो रहे हैं प्रदर्शन। और इधर पाकिस्तान की बात करें तो वहां बलूचिस्तान प्रांत में ट्रेन के हाईजैक होने के बाद यात्रियों को बचाने का अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि बंधकों के साथ आत्मघाती हमलावर भी मौजूद हैं। ऐसे में बहुत ही सावधानी से कोई कदम उठाया जा रहा है। सरकारी सूत्रों की माने तो अब तक 155 यात्रियों को बचाया गया है और 27 आतंकवादी मारे गए हैं। मंगलवार को बलूचिस्तान प्रांत के सिब्बी जिले में कुछ हथियारबंद लोगों ने क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर दिया था और कई यात्रियों को बंधक बना लिया था। हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश। आईपीएल 2025 की शुरुआत में अब चंद दिन ही बाकी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब दर्शकों पर आईपीएल का खुमार छाने वाला है। आईपीएल की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है, जिसका ओपनिंग मैच मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। लेकिन आईपीएल के शुरुआती मुकाबलों को लेकर कुछ अपडेट्स हैं। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या के बाद अब ताजा नाम लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के तेज गेंदबाज मयंक यादव का शामिल हुआ है। ये वो खिलाड़ी हैं जो शुरुआती मुकाबले या शुरुआती हाफ में नहीं खेलेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मयंक यादव कमर की चोट से उबर रहे हैं। दरअसल मयंक ने हाल ही में बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गेंदबाजी शुरू की है। वो पिछले साल अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में भारत के लिए डेब्यू के बाद इंजर्ड हो गए थे। मयंक के कमबैक के लिए बीसीसीआई ने अभी तक कोई निश्चित तारीख तय नहीं की है, लेकिन अगर वो अपनी बॉलिंग वर्कलोड के साथ फिटनेस मापदंडों को पूरा करते हैं तो वो आईपीएल के दूसरे हाफ में खेल पाएंगे। टूर्नामेंट के पहले हाफ में मयंक का ना होना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसने उन्हें नीलामी से पहले 11 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, जबकि 2024 सीजन से पहले उन्हें एक अनकैप्ड गेंदबाज के रूप में 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। मयंक को इतनी ज्यादा कीमत उनकी गेंदबाजी की वजह से मिली है। उन्होंने आईपीएल 2024 में लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंदें फेंकी थी। इसी वजह से उनको आईपीएल में अपने पहले 2 मैचों में 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला था। उनकी प्रतिभा को देखकर नेशनल सेलेक्टर्स ने मयंक को फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया था। मयंक का आईपीएल 2024 में सफर सिर्फ 4 मैचों तक ही था। रिहैब के दौरान मयंक को दूसरी चोट लग गई, जिसकी वजह से उनकी वापसी में देरी हुई, लेकिन उन्होंने आखिरकार बांग्लादेश के खिलाफ T20 मुकाबला खेला। बीसीसीआई ने मयंक की चोट के बारे में डिटेल नहीं दी है, पर दावा किया गया है
कि मयंक को बाएं हाथ की ओर पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस से संबंधित चोट है। फरवरी में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने LSG टीम निदेशक का पद संभाला है। जहीर ने इसके बाद एक बयान में कहा था कि वो केवल पूरी तरह से फिट मयंक को ही वापस मैदान में उतारना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि वो 150% फिट हों, ना कि केवल 100% फिट। अब लखनऊ सुपर जायंट्स नए कप्तान ऋषभ पंत के नेतृत्व में 24 मार्च को विशाखापत्तनम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सीजन का अपना पहला मैच खेलने के लिए तैयार है। यश त्रिवेदी, DB लाइव रेडियो। और अब आज की खास रिपोर्ट। इस वक्त होली की सरगर्मियां हैं और ऐसे मौके पर सबसे ज्यादा चर्चा है संभल की। हाल ही में वहां जो स्थितियां देखी गईं और अभी आपने रिपोर्ट में सुनी भी कि जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान आए, उससे एक बार फिर देश में आपसी सौहार्द पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल देश में जिस तरह नफरत का माहौल नजर आता है और आपसी दूरियां बढ़ रही हैं, उससे हमारे साहित्य जगत पर कितना असर पड़ता है। धर्म या सांप्रदायिकता साहित्य को कितना प्रभावित करते हैं। आज की विशेष रिपोर्ट में हमारे साथी अतुल सिन्हा इन्हीं सारे संवेदनशील मसलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जाने माने लखनवी शायर मजाज की एक मशहूर नज्म है। दिल में एक शोला भड़क उठा है, आखिर क्या करूं, मेरा पैमाना छलक उठा है, आखिर क्या करूं, जख्म सीने का महक उठा है, आखिर क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। 1953 में एक फिल्म आई थी ठोकर, उसी का यह मशहूर गीत है तलत महमूद की आवाज में, जिसे लिखा है मजाज ने। एक तरक्की पसंद शायर, मोहब्बत का पैगाम देने वाला शायर, औरतों को उनके हक की आवाज देने वाला शायर, असरारुल हक यानी मजाज। आज जब देश में सांप्रदायिकता या फिरका परस्ती की बात इतनी बढ़ चढ़ कर होती है, माहौल में नफरत घुल गई है, दूरियां बढ़ गई हैं और धर्म की राजनीति परवान चढ़ चुकी है, ऐसे में हमें फैज भी याद आते हैं, फराज भी, अली सरदार जाफरी भी और मजाज भी याद आते हैं, गोपाल दास नीरज भी, शंकर शैलेंद्र भी, कैफी आजमी और दुष्यंत भी। तरक्की पसंद शायरों की एक लंबी फहरिस्त है। इन शायरों को याद करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों उस जमाने में भी यह मुद्दा सियासतदानों के लिए सबसे अहम मुद्दा था और कैसे 1925 में एक साथ एक तरफ हिंदूवाद को हवा देने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बना और फिरका परस्ती को नकारने वाली आम लोगों के दिमाग में एक तरक्की पसंद सोच पैदा करने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन हुआ। क्या हमारे भीतर नफरत की यह दीवार अंग्रेजी हुकूमत की देन है? फूट डालो और राज करो की जो नीति है, क्या नफरत का यह फलसफा वहां से आया है? इतिहास में जाएं तो हर युग में बहुत कुछ अच्छा भी है, बुरा भी, लेकिन इंसानियत का धर्म तो हमेशा से ही रहा है और हमारा जो साहित्य है वहां हमेशा मोहब्बत की बात की गई है। यहाँ सांप्रदायिकता या फिरका परस्तों के लिए कोई जगह होती नहीं है। फिर ऐसा क्यों है कि साहित्य भी पंथ और धाराओं में बढ़ता चला गया? वहां से भी धर्म और सांप्रदायिकता की बू आने लगी, या फिर सत्ता की चाटुकारिता ने साहित्यकारों का चरित्र बदल दिया? क्या अवार्ड, सम्मान, सुविधाएं और पद की लालसा ने साहित्यकारों को ऐसा बनाया, या फिर उनके भीतर भी यहाँ के सियासी माहौल या उससे पैदा हुआ डर समा गया? सवाल कई हैं। बावजूद इसके हमें आज भी उन शायरों को याद करके सुकून का एहसास तो होता ही है जो बातें बहुत गहरी कह गए। ऐसे ही एक शायर रहे हैं नूर तकी नूर। वो कहते हैं, परिंदों में तो ये फिरका परस्ती भी नहीं देखी, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। वहीं बशीर बद्र साहब को तो इस माहौल ने इतना तोड़ा, परेशान किया कि वो ये लिख गए, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। या फिर उन्होंने कहा, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। और उनका ये संदेश भी कम मौजू नहीं कि दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बेशक माहौल होली की मस्ती का हो, लेकिन सियासत ने ऐसे माहौल में भी कहीं ना कहीं डर और आशंकाएं घोल दी हैं। इसे तो एक बेहतर मौका मानना चाहिए कि होली की रौनक में रमजान की मोहब्बत भी घुल रही है। बेशक हमें इस मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। DB लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए DB लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम
खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।